हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लास में बेटा जो पहला लेक्चर था, हमारा पहला वीडियो था, उसमें हमने परमाणु एवं अणु के बारे में कुछ जानकारी ग्रहण की थी। ठीक है, आज हम कक्षा 9th का जो तीसरा पाठ है उसका परमाणु एवं अणु वाले भाग से हम रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे। बेटा ये हम पहले भी पढ़ चुके थे थोड़ा सा, लेकिन पिछली वीडियो में हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, तो उसका विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाए थे। अब हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपन लोगों को पता होना चाहिए कि रासायनिक संयोजन के नियम किन वैज्ञानिकों ने दिए थे। तो आप लोगों को मैं विगत वीडियो में बता चुका था कि रासायनिक संयोजन के नियम एल लवाइजिए ने दिए थे। एक का नाम क्या था? एल लवाइजिए। ठीक है, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है जोसेफ एल प्राउस्ट। क्या नाम है? जोसेफ एल प्राउस्ट। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने रासायनिक संयोजन के क्या दिए बेटा? नियम दिए थे। ठीक है, अब ये रासायनिक संयोजन के नियम कितने थे? ये थे दो। कितने थे? दो। पहले नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहले नियम का नाम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरे का नाम क्या था? स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी जानकारी ले रहे थे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम वास्तव में होता क्या है। तो द्रव्यमान का मतलब तो तुमको ऐसे याद रखना है कि पदार्थ का मान। द्रव्यमान का मतलब तो क्या होता है? द्रव्य। ठीक है बेटा, और मान। द्रव्य का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? पदार्थ। और मान का मतलब उसकी वैल्यू, कि पदार्थ की वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, कि पदार्थ का मान कितना है। ठीक है बेटा, तो पदार्थ का मान से हम यहाँ तात्पर्य रखेंगे कि परमाणु भार से। किससे याद रखेंगे हम? परमाणु भार से। किससे? परमाणु भार से। कि रासायनिक जो हमने रासायनिक अभिक्रिया की है, क्या की है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया की है। उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? एक साइड तो होते हैं क्रियाकारक, एक साइड क्या होते हैं? क्रियाकारक, जो आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, एक साइड तो होते हैं क्रियाकारक और दूसरी साइड क्या होते हैं? क्रियाफल। ये 10th क्लास में आप लोग पढ़ोगे पहले ही चैप्टर में। ठीक है बेटा, थोड़ा सा जानकारी ले लो। एक साइड होते हैं क्रियाकारक और दूसरी साइड क्या होते हैं? क्रियाफल। जैसे अपने पास में दाने हैं, तो दाने तो क्या है? क्रियाकारक है, और दानों से जो लड्डू बनेंगे वो क्या होंगे? क्रियाफल। मतलब हमको क्या फल प्राप्त हुआ है, जब हमने जो क्रिया की है उससे हमें कौन सा फल प्राप्त हुआ है, वो हमारे पास में क्या कहलाएंगे? क्रियाफल कहलाएंगे। ठीक है बेटा, अब मान लो, अब यहाँ पे क्या होता है कि क्रियाकारकों में जितना द्रव्यमान है ना, वो का वो द्रव्यमान कहाँ पे होना चाहिए? क्रियाफल में होना चाहिए। जैसे कि अपन लोगों ने 10 किलो का बेसन लिया था ना, तो 10 किलो के अपने पास में क्या होने चाहिए? लड्डू होने चाहिए। तब तो हमारे पास में द्रव्यमान क्या है? संरक्षित है, अदरवाइज संरक्षित नहीं है। तो देखो बेटा, यहाँ पे देखो, मैंने एक अभिक्रिया लिखी थी आपको कि 2H2 प्लस O2, ये दोनों के दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों मिला के बनाते हैं 2H2O। 2H2O। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको देखना है इसमें तत्वों की संख्या बराबर है कि नहीं है। तो तत्व हाइड्रोजन दो दूनी कितने हो जाएंगे? 4। हाइड्रोजन की संख्या है कितनी है? 4। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पे दो दूनी 4। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना मानेंगे? 1। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो देखो बेटा, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4।
अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तत्वों की संख्या तो बराबर है, मतलब समीकरण क्या है, संतुलित है। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे इनका द्रव्यमान भी बराबर है या नहीं है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है कितना बेटा, 16। कितना होता है, 16। इतना दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है कि जो परमाणु संख्या होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 8। तो जिनकी सम संख्या होती है उनको तो दुगना कर देते हैं जब जाके परमाणु बाहर निकल जाता है, और जिनकी विषम होती है हमारे पास में उनमें दुगना करके 1 जोड़ते हैं। लेकिन हाइड्रोजन उनमें क्या है, अपवाद है। हाइड्रोजन क्या है, उसके अंदर अपवाद है, तो इसमें दुगना करके 1 नहीं जोड़ेंगे। तो आपको केवल और केवल अभी समझना है, ये 10वीं क्लास की बातें हैं, अभी तो केवल यहाँ पे समझना है। तो बेटा मैंने बताया कि हाइड्रोजन का यहाँ पे परमाणु भार कितना होगा, 1, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। इतना ही होगा बेटा, ठीक है। तो इधर देखो, हाइड्रोजन का यहाँ पे कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूनी कितने हो गए, 4, और 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1। तो इसको 4 से 1 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो गया, 4, या द्रव्यमान कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 2, और 1 ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। दोबारा समझो, पहले तुमको यदि अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा हो तो आप लोगों को क्या करना है, पहले इनके तत्वों की संख्या लिख लेनी है। हाइड्रोजन की कितनी है, 4, और ऑक्सीजन की कितनी है यहाँ पे, 2। इधर हाइड्रोजन की कितनी है, 4, और ऑक्सीजन की कितनी है, 2। वैसे तो आपको पता ही है कि दोनों साइड बराबर हैं, तो मतलब ये संतुलित है, मतलब इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, बराबर है। इनके अंदर द्रव्यमान क्रियाकारक और क्रियाफलों में द्रव्यमान क्या है, बराबर है। लेकिन फिर भी निकालो, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 1। तो 1 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 1 का कितना है, 16। तो 2 का निकालेंगे तो 16 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन के कितना है, 4, ऑक्सीजन के कितने हैं, 32। इसी तरीके से इसको 1 से गुणा करो कितना आएगा, 4, और इसको 16 से गुणा करो कितना आएगा, 32। तो आप लोग नोटिस करे होंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान संख्या 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 32 और यहाँ पे भी 32। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जोसेफ एल प्राउस्ट और हमारे पास दूसरे वैज्ञानिक थे एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन का पहला जो नियम दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उससे ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ये अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक और क्रियाफलों में द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। द्रव्यमान का कोई विनाश नहीं होता, द्रव्यमान का यहाँ पे विनाश भी नहीं होता, और द्रव्यमान का यहाँ पे निर्माण भी नहीं होता। तो आप लोगों को इस नियम के अनुसार एक चीज़ दिमाग में आई होगी कि रासायनिक संयोजन के प्रथम नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, अर्थात इसका विनाश एवं निर्माण संभव नहीं है। कुल द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है, इसमें कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं होता। ये आपको समझ में आया बेटा। अब हम चलेंगे सेकंड की ओर। इससे पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, जो मैंने लिखा है उसको, फिर हम आगे चलेंगे। ओके बेटा, तो नोट करो इसको। हाँ तो बेटा अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है वो देखो। अब अगला जो नियम है रासायनिक संयोजन का वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है वो देखिए। स्थिर मानी फिक्स, अनुपात मानी रेशो, ठीक है। नियम आपको पता है, मतलब ये फिक्स रेशो का लॉ है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जितने भी तत्व आप काम में लोगे
तो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके क्या बनाएंगे, यौगिक। क्या बनाएंगे, यौगिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमको क्या प्राप्त होता है, यौगिक, जो आपको मैं विगत पाठ में बता चुका। तो आप लोगों को यहाँ पे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में अपन लोग मिलाएंगे तो हमारे पास एक यौगिक का निर्माण होगा। तो इससे एक बात तो दिमाग में आ गई कि यौगिक के निर्माण के लिए 2 या 2 से अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये क्लियर हो गया। अब इन तत्वों के मध्य क्या होता है कि द्रव्यमान एक निश्चित मात्रा में होता है। द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो हाइड्रोजन का 1 रहेगा, ऑक्सीजन का 8 है तो ऑक्सीजन का क्या रहेगा, 8 रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे ये भी स्थिर अनुपात का नियम क्या कहना चाहता है कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। ये मैं लाइन आपको बराबर से बोल रहा हूँ कि यौगिक का निर्माण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में तत्वों का अनुपात भी क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब इनमें तत्व क्या होते हैं, हमारे पास में फिक्स होते हैं। ठीक है, बताऊंगा आगे कैसे। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में होते, मतलब तत्व जब हमारे पास में एक निश्चित होंगे तो उनके द्रव्यमान भी क्या होंगे, ऑटोमेटिकली निश्चित होंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन इसके लिए शर्त एक है कि समीकरण क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। देखो हमारे पास में जल है बेटा, क्या है, जल है। जल में क्या होता है, 1:8 का रेशियो होता है। इसके अंदर कितना रेशियो होता है बेटा, 1:8 का क्या होता है, रेशियो होता है इसके अंदर। हाइड्रोजन हमारे पास में 1 अनुपात में, ऑक्सीजन कितने अनुपात में होता है, 8 के अनुपात में। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 1। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। अर्थात इसमें हमने 2 ही तत्व काम में लिए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1, ऑक्सीजन का 8। यदि आपसे कोई पूछ ले कि 9 ग्राम जल है, कितने ग्राम जल है, 9 ग्राम जल है, 9 ग्राम हमारे पास में जल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, तो आपको फटाक से बोल देना 1:8 कि 1 ग्राम तो इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन, और 8 ग्राम इसके अंदर क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन। तो 8 और 1 कितने ग्राम हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा। आया समझ में। तो हमारे पास में तत्वों का अनुपात क्या होता है, एकदम फिक्स होता है। और जब तत्वों का अनुपात फिक्स है तो इसमें द्रव्यमान भी क्या होंगे, निश्चित मात्रा में होंगे। जैसे अमोनिया है, NH3 है बेटा, अमोनिया है, अमोनिया है। ठीक है, अब अमोनिया का देखो हमारे पास में यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 14, और ये कितने नंबर पे हो गया, 3। कैसे, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 3। नाइट्रोजन का यहाँ पे कितने नंबर पे आता है, 14। 7 दूनी 14। ठीक है, 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन, तो इसको दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। आपको ये वाला उदाहरण बड़ा फिट बैठता है, ये वाला दिमाग में रखना है आपको कि जल में 1 ग्राम क्या होता है, सॉरी, जल के अणुओं में 1 हाइड्रोजन का और 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का अनुपातिक रूप होता है। इस नियम को आप उतारिए। इसके बाद में मैं कुछ, एक वैज्ञानिक है उसका जीवन परिचय आपको समझाऊंगा, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। ठीक है बेटा, उतारो। हाँ तो बेटा अब हम पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ लिया, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ लिया, दोनों पढ़ लिया, रासायनिक संयोजन के नियम। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, एक वैज्ञानिक थे डाल्टन, जिन्होंने परमाणु के बारे में हमको समझाया था, विस्तृत व्याख्या की थी, अच्छे से प्रयोग करके समझाया था। लेकिन हम उनको समझें, उनके प्रयोगों को समझें, तो उससे पहले उनको तो समझें कि वो कौन थे, कहाँ जन्म लिया, क्या किया, तब जाके यहाँ पहुँचे। तो मैं परमाणुविद
और भौतिक शास्त्र के ज्ञाता और अच्छे से प्रयोगों द्वारा समझाने वाले वैज्ञानिक सर जॉन डाल्टन को आपके सामने जीवनी को विस्तृत वर्णन करने वाला हूँ बेटा। ठीक है। सर जॉन डाल्टन, इनका जन्म 1766 में हुआ था इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में जो सूत कातने का कार्य करते थे। ठीक है। तो जन्म डाल्टन का कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कब हुआ? 1766 में। किस परिवार में? जुलाहा परिवार में। टाट पट्टियाँ बनाना, दरी पट्टी बनाना, ये सब बनाने का कार्य करता था इनका परिवार। कब हुआ था? 1766 में इंग्लैंड में। बेटा इतनी ही गरीब फैमिली से था कि घर का परिवार का खर्चा नहीं निकल पा रहा था, इसलिए 12 साल की उम्र में ही इन्होंने क्या किया? पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मीन्स कहने की बात ये है कि एक छोटी सी उम्र में ही ये टीचर बन गए थे। पढ़ाने के लिए उत्सुक थे, अच्छा माइंड था, तो ये पढ़ाने लग गए और उससे क्या है, थोड़ा पैसे कमाने लग गए ताकि अपना तो खर्चा दबाया जा सके। तो इन भाई साहब ने 12 साल की उम्र में ही क्या करना चालू कर दिया? शिक्षक का काम। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने 12 साल की उम्र में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसके कुछ समय बाद मतलब पढ़ा के कंप्लीट हुए थे, उसके 7 साल बाद इनको क्या है, स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट मिल गई। मतलब 12 साल तक पढ़ाया पैसे कमाने के लिए, और फिर पढ़ाने के बाद में 7 साल बाद इनको क्या है, एक प्रिंसिपल की पोस्ट मिल गई किसी प्राइवेट स्कूल में। ठीक है। तो मतलब इनका धंधा वहाँ से चालू हो गया, काम वहाँ से स्टार्ट कर दिया इन्होंने। 1793 में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री अर्थात गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इन तीनों के बारे में पढ़ाने के लिए ये किसी कॉलेज में चले गए। वो कॉलेज थी मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में ही है। ठीक है बेटा। तो गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथाफिजिक्स और केमिस्ट्री के तीनों को पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर गए 1793 में भाई साहब। और 1880 में इन्होंने क्या कर दिया, एक परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। 1880 में इन्होंने क्या कर दिया, एक परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया और इन्होंने बता दिया कि जो भी पुरातन में आपको बताया गया है दार्शनिकों के द्वारा, या लियोसिप्स, कात्यायन, कणाद, लवाइजिए, प्राउस्ट, किसी ने भी बताया हो आपको, वो बात उन्होंने बिल्कुल सटीक बोली है कि परमाणु अविभाज्य कण है। पदार्थ का अंतिम अविभाज्य कण क्या है? परमाणु है। मतलब इसे और टुकड़े नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। ठीक बेटा, ये इनकी क्या थी, थोड़ी सी जीवनी थी जो जरूरी थी कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी किसी बंदे का जीवन हम नहीं जान चुके तो क्या मतलब है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे। अगला जो वीडियो है, वीडियो नंबर 3, इसमें हम आप लोगों को डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना के बारे में पढ़ाएंगे। इनके सिद्धांत में क्या कमियां रह गई थी वो पढ़ाएंगे और पाठ को धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए बेटा, वीडियो को फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और आप और आपके परिवारजन और फ्रेंड्स से इसको सब्सक्राइब कराइए चैनल को। चैनल आपको मेरे नाम से मिल जाएगा, इंद्र कुमार जोनवाल के नाम से बेटा। ठीक है। यदि कोई भी आपको डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे है। बिना स्किप किए आप वीडियो को प्लीज़ सीन करें, तब जाके ये आपको अच्छे से माइंड में सेट होगा। ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।